नमस्कार। हर बच्चे को हक है जीवन की स्वस्थ शुरुआत का और हर माँ को उचित पोषण का और हर परिवार को भी मिलना चाहिए पौष्टिक भोजन। लेकिन फिर भी कुपोषण जो लगातार एक संकट बना हुआ है, जो न केवल लोगों को बल्कि देश के भविष्य को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि एक बदलावकारी कार्रवाई की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की और इसकी प्रमुख पहलों में से एक है पोषण पखवाड़ा, जो कुपोषण को दूर करने में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। पोषण पखवाड़ा 2025 आयोजित किया गया है कुछ नई पहलों के साथ और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। शुरू हो चुका है पोषण पखवाड़ा 2025। सरकार का कहना है पोषण जागरूकता अभियान महज एक अभियान नहीं है, ये अहम मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आह्वान है। पोषण पखवाड़ा 2025 जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके बारे में अगर हम खास बात बताएं तो इसका 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान का मकसद है तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना। पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, क्योंकि ये बच्चे के विकास के लिए बेहद अहम वक्त होता है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी इस बार खास है। पोषण ट्रैकर के जरिए जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाओं की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बना रहा है। लाभार्थी अब बेहतर पहुंच के लिए पोषण ट्रैकर वेब ऐप के जरिए खुद पंजीकरण कर सकते हैं। गंभीर कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन प्रोटोकॉल यानी CMAM समस्या का शीघ्र पता लगाने और समुदाय आधारित प्रबंधन में मदद करता है। पोषण पखवाड़ा स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देकर बचपन के मोटापे पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो बेहद अहम है ये जानना कि आखिर कुपोषण है क्या, कुपोषण किसे कहते हैं, सरकार इसके लिए कितनी जागरूक है और इसके लिए क्या कुछ तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, उनका असर क्या है, यही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनन्या अवस्थी जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि क्या कुछ ये जो अभियान है इसका असर देश भर में पड़ रहा है। बच्चों को दूध दलिया पौष्टिक आहार दिया जा रहा है और उनके माता पिता को बुला के उनको समझाया जा रहा है कि दलिया और दूध पौष्टिक आहार बच्चों को ऐसे खिलाया जाए जो बच्चे पौष्टिक होए और गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। बनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़े में बच्चों के माता पिता को सभी को बुलाकर, परिवार को बुलाकर, जो भी गर्भवती है उनके पति को, सास को बुलाकर उनको समझाया जा रहा है कि गर्भवती को क्या खिलाना है, कैसे रखना है, पोषण दिया जाता है, उनको समझाया जाता है गर्भवती का ध्यान रखें, एनीमिया की कमी ना हो तो आयरन टैबलेट दी जाती है। तो ये लाभार्थी हैं देश भर से जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो पोषण पखवाड़ा है, ये जो पोषण के प्रति सरकार के कदम है, कुपोषण के प्रति जो लड़ाई है, उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अनन्या अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हैं, संस्थापक निदेशक अनुवाद सॉल्यूशंस। अनन्या जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कुपोषण को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जब हम किसी समस्या को समझ लेते हैं तभी उसका जो सही समाधान है वो समझ में आना शुरू होता है। धन्यवाद। आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है ज्वाइन करके, क्योंकि पोषण पखवाड़ा का जो पूरा एक नेशनल कैंपेन का मतलब ही यही है कि लोग, जब हम कहते हैं पोषण या हम कहते हैं कुपोषण, हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन,
तो मैल न्यूट्रिशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी लिसनर्स इससे जुड़ रहे हैं, सबको पता है कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, जो कि माँओं को, बच्चों को, अडल्ट पॉपुलेशन को, किशोरी वर्ग में भी जो बच्चे हैं उनको बहुत हद तक जो है इसका असर झेलना पड़ता है। तो ये जानना जरूरी है कि जब हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मैल न्यूट्रिशन क्या हुआ? मैल न्यूट्रिशन के आप समझ लीजिए करीबन मोटे मोटे 3 प्रकार हैं। नंबर 1, अंडर न्यूट्रिशन। जिन बच्चों को जितनी उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर उनको उस तरह का आहार नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे बच्चे या तो स्टंटेड हो जाएंगे, मतलब कि जितनी उनकी हाइट बढ़नी चाहिए, कद बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ेगा, या फिर ऐसे बच्चे अंडरवेट निकलते हैं, और या फिर ऐसे बच्चे जो है ऐसा भी हो सकता है कि इतने अंडरवेट हो जाएं कि उनके साथ मोर्टेलिटी या एकदम ही अक्यूट इलनेस भी, उनको जो है बीमारियां भी इम्यूनिटी डाउन होने से हो सकती हैं। तो एक तो ये प्रकार होता है मैल न्यूट्रिशन का, जिसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़े कि अगर बच्चे को आपने एक जो मात्रा में एनर्जी चाहिए, जो कैलोरीज चाहिए वो दे दी, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या उसको जिस मात्रा में विटामिन या मिनरल चाहिए, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, तो अगर वो नहीं मिल रहा तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अनीमिया। अनीमिया आप किसी को सामने से देख के बता नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अनीमिया का पेशेंट को अंडरवेट की या हाइट कम होने की प्रॉब्लम ना हो। इसको कहते हैं हिडन हंगर। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि ये एक छुपी हुई भूख है, जहाँ पर शायद उसको कैलोरीज तो मिल रही है, एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स जो चाहिए वो नहीं मिल रहे। और अनीमिया एक उसका प्रकार है जहाँ पर अगर आपको आयरन या फॉलिक एसिड की कमी हो, और देखा गया डेटा दिखाता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बच्चे को अनीमिया की प्रॉब्लम, गर्भवती महिलाओं को अनीमिया की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे घर में हमारी जो माँ हमें खाना ला करके दे रही है, आप जाके चेक करवाइए उनका हीमोग्लोबिन, आपको क्या पता, आपको ये जानकारी मिले कि उन्हें भी अनीमिया है और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इसका तीसरा एक प्रकार है माल न्यूट्रिशन का। हमने अंडर न्यूट्रिशन की बात की, हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात करी। तीसरा प्रकार है जब इसका मीटर ज्यादा हो जाए, ओवर न्यूट्रिशन। जितनी एनर्जी आपको चाहिए नहीं, अब बच्चा जो है वो चिप्स का पैकेट खा रहा है या बहुत ही मीठे मीठे बिस्किट खा रहा है, और ये सब चीजें जो हाई एंड शुगर है, हाई एंड फैट है, वो मतलब कहने को बड़ी टेस्टी होती है। आजकल ये सिर्फ अर्बन एरियाज का प्रॉब्लम नहीं है, इवन गांव देहात में भी आप जाइए तो आपको वहां पर फल मिले ना मिले, इस तरह के प्रोसेस्ड और पैकेज्ड और जंक फूड्स मिलते हैं। तो इसका सेवन इतना ज्यादा बढ़ गया है गांव में भी, शहरों में भी, कि बच्चे फिर ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, और पोषण पखवाड़ा में बच्चों में बढ़ती हुई मोटापे को एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सरकार सामने लेकर आई है। बिल्कुल, बेहद गंभीर चिंता का विषय इसे बताया गया है, और इसे भी एक इसके जो प्रमुख जो तथ्य हैं उसमें शामिल किया गया है। और बेहद अहम ये भी समझना हो जाता है कि किस तरह से पोषण पखवाड़े के तहत इन सभी जागरूकता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। समझाया जाता है कि केवल माल न्यूट्रिशन ही नहीं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ किसी खिला रहे हैं तो उसके जो तय मानक हैं वो क्या होने चाहिए। और ऐसे में पोषण पखवाड़ा 2025 बहुत चर्चा में है, क्योंकि AI आधारित मंच भी, परंपरा और तकनीक प्रौद्योगिकी साथ साथ इसमें, और जो ये ऐप ट्रैकर लगाया गया है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा और ये किस तरह से बताएगा कि जो आपने खाना खाया है उसमें कितनी मात्रा में क्या एनर्जी आपने अपने शरीर के अंदर ली है। जी, मुझे लगता है कि पोषण ट्रैकर का जो बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, या जिसको हम सिटीजन मॉड्यूल कह रहे हैं, इसके बारे में घर घर तक जागरूकता फैलनी चाहिए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि सरकार ने आपके मोबाइल पर, आपके हाथों में, कहते हैं पोषण एट योर डोर स्टेप, मतलब कि सरकारी सेवाओं को आपके घर तक पहुंचाया है। क्योंकि इसमें आपको ये जानने की जरूरत है, जिन्होंने पोषण ट्रैकर पहली बार नाम सुना है, पोषण ट्रैकर एक ऐसी ऐप है जो पूरे देश भर में करीबन
13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर में क्या सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, बच्चों की क्या हाइट या क्या वेट रिकॉर्ड किया है उसको रिकॉर्ड कर रही हैं। और ये आप अभी तक पिछले 3 सालों में आंगनवाड़ी वर्कर इस ऐप के माध्यम से जो है बच्चों का पोषण कुपोषण का जो पूरा मापदंड है उसको ट्रैक करती आएंगे। अब सरकार ने क्या किया है, और मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये शायद बहुत ही बड़ा मॉडल है जो कि ग्लोबल साउथ में और साउथ एशिया में शायद मुझे लगता है और देशों को आगे आने वाले टाइम में वो जरूर अपनाएंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारी आंगनवाड़ी सेविका के पास तो हो ही पोषण ट्रैकर ऐप, लेकिन कॉमन आदमी जो आम आदमी है उसके हाथ में भी क्या हम पोषण ट्रैकर ऐप का लॉगिन दे सकते हैं। तो अब ये पॉसिबल हो गया है। अब अगर आप वेब पर जाइए या आप अपने ऐप स्टोर पर गूगल प्ले के स्टोर पर जाइए और पोषण ट्रैकर बेनिफिशियरी, दिलचस्प है ये समझना कि कैसे ये काम करेगा और कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना पर्याप्त है। सोनाली सब्बरवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनाली जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो किसी भी अगर हम भोजन की बात करते हैं और उसमें जो तय मानकों की बात करते हैं कि क्या कुछ कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो उसका स्टैंडर्डाइज मानक क्या है और किस तरह से ये जो पोषण सप्ताह है उसके प्रति जागरूकता में केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कितना अहम साबित हो रहा है? तो देखिए, एक बात हुई बैलेंस मील की जो आप बात कर रही हैं। अगर आप अपना प्लेट देखेंगी और अगर आप इंडियन प्लेट देखती हैं तो आप देखती हैं एक अनाज होता है, जैसे हमारा रोटी और राइस हो गया, चावल, और फिर एक लेंटिल या जिसे कहते हैं दाल या होल बीन जिसे कहते हैं, अक्खा जैसे राजमा, मूंग, ये सब लेंटिल्स और लेग्यूम्स में आ गया। एक सब्जी होती है और हम लोग ज्यादातर दही पे रिलाय करते हैं, मतलब दही पे वेट देते हैं क्योंकि प्रोबायोटिक्स आ गया डाइट में। बच्चों के लिए भी देखा जाए तो ये हमारा बैलेंस प्लेट रहता है और खाने में भी यही देखना चाहिए कि ये आपके सब फूड ग्रुप्स हैं कि नहीं। ये नहीं कि आपने सब्जी और रोटी खा ली पर आपने लेंटिल्स को निग्लेक्ट कर लिया, या आपने दाल और राइस खा लिया, चावल खा लिया और आपने भाजी को निग्लेक्ट कर लिया। और हमारे प्लेट्स में हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को जिसे कहते हैं हरे सब्जियों को कम स्ट्रेस देते हैं। हम लोग इंडियंस कम खाते हैं, जैसे हफ्ते में 2-3 बार। मैं तो कहती हूँ हरी सब्जियां यू शुड बी ईटिंग एवरी डे, रोज खानी चाहिए। खास करके पत्ते वाली सब्जियां, जैसे हमारा पालक हो गया, चौलाई हो गई, बिल्कुल। किस तरह जो भी हरी से सब्जियां हैं, मेथी। बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। हाँ जी, बिहेवियर मतलब इट्स अ ट्वीक, जिसे कहते हैं ना, हमको खाली ट्वीक करना है अपनी डाइट को, खाली एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। एक्चुअली इंडियन प्लेट्स आर जनरली वेरी हेल्दी, हम लोग हेल्दी ही खाते हैं। हम अपना देखें तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या खाएं, पर हम ये भी नहीं सोचते कि हम क्या नहीं खाएं। हमको ये भी सोचना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट हम लोग बच्चों को ना दें या अपने आप खुद ना खाएं। जैसे शक्कर की बात हो रही है, हम ये नहीं सोचते हम शक्कर को कम कैसे करें, हम सोच रहे हैं हम क्या खाएं। जैसे लोग कहते हैं हम पतले करने को क्या खाएं, बट नो वन सेज कि हम क्या कम करें अपनी डाइट में। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने बताई है कि क्या खाएं के साथ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या हम ना खाएं, क्या नहीं खाएं, और बच्चों को बचपन से ही किस तरह की हम जो आदत है या किस पैटर्न पे उनको कैल्शियम दे दीजिए, पर आप जितना भी शक्कर देंगे वो शक्कर उसका कैल्शियम खा रहा है। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। थैंक यू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं हम पोषण पखवाड़ा 2025 की। अनन्या जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, बेहद जो दिलचस्प इस बार का अगर हम फीचर कहें इस पोषण पखवाड़े की, जिसमें हम ऐप ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं और हमने क्या खाया है और वो किस तरह से हमारे ऊपर असर डाल रहा है, क्या इस चीज़ को भी ये ट्रैक करेगा और किस तरह से जो एक पूरा डेटा है इसके अंदर आ जाएगा और कैसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से समझाना चाहेंगे। जी, पहले तो हमने इसकी चर्चा करी कि पोषण ट्रैकर ऐप क्या है। अब पोषण ट्रैकर ऐप
आम आदमी जो है, एक गर्भवती महिला है, लैक्टेटिंग मदर है, एडोलेसेंट गर्ल है, किशोरी वर्ग में कोई लड़की है, या आपके घर में कोई 6 साल तक का बच्चा हो, तो आप उसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन OTP के माध्यम से ये ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से या वेब से कर सकते हैं। अब क्या होगा इसमें, जैसे आप लोग अस्पताल जाते हैं, आपका बच्चा हुआ, तो आपका डॉक्टर हाइट वेट मेजर करता है कि नहीं करता है, आपको बताता है कि आपका बच्चा को ठिगनेपन की प्रॉब्लम तो नहीं है, अंडरवेट की प्रॉब्लम तो नहीं, ओवरवेट की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से अब पोषण ट्रैकर ऐप से आपके हाथों में, आपके घर में जो आपकी प्रेग्नेंट अगर मदर वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है या बच्चा है, उसकी हाइट वेट, उसकी जो हेल्थ की प्रोफाइल है वो क्या है, वो ठीक ट्रैक पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वो कुपोषित हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको क्या सेवाएं मिलनी चाहिए। सेवाओं की बात करते हैं तो महिला बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी के थ्रू पूरे देश भर में विमेन एंड चिल्ड्रन को टेक होम राशन बांटती है। तो अब आपकी ऐप में आपको पता चल जाएगा कि इस महीने अगर मेरा इतना राशन मुझे मिलना चाहिए था तो क्या मुझे उतना राशन मिला, और अगर नहीं मिला तो अब आप अपनी सिटीजन ग्रीवियंसेस भी लॉन्च कर पाएंगे इस ऐप के माध्यम से कि भाई मेरे को ये वाली सेवा नहीं मिली, या मैं इस बारे में और भी जानना चाहता हूँ। और आपने एक प्रश्न उसमें और पूछा कि क्या खाएं, क्या संतुलित आहार है, हेल्दी डाइट्स क्या है। तो इसमें भारत सरकार का, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का पोषण एटलस का भी एक ऐप है जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपने अपनी प्लेट में ये खाना रखा है तो इसमें आपको कितने कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, कितना प्रोटीन मिल रहा है, जो मिल रहा है वो संतुलित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप उसको भी जो है लॉग इन कर सकते हो। ये सब ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। सुबीर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पोषण ट्रैकर ऐप है, जिस तरह से एक एटलस भी है, ये अपने आप में एक बड़े कदम है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा परिवर्तन इसमें आएगा। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सरकार फोकस कर रही है, अगर हम इस पखवाड़े की बात करें, जो शिशु के प्रथम जो 1000 दिन है उनका क्या महत्व होता है, क्यों ज़रूरी होता है उन 1000 दिनों में फोकस रखना? सोनाली जी। हाँ जी, I missed the question. बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे किया था कि सरकार फोकस कर रही है कि जो 1000 दिन हैं, प्रथम 1000 दिन, उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं का महत्व हम जानना चाहेंगे। अगर हम शिशु की बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो उसके लिए 1000 दिन और उसका पोषण और उस पर ध्यान कितना खास हो जाता है? बिकॉज जब आप फर्स्ट बच्चों के ऊपर अगर आप, they are like sponges, right? Everything in their body is like a sponge. Absorption उनकी, it's at a speed. तो अगर आप उस पे नहीं फोकस करेंगे तो आप फाउंडेशन कैसे ले करेंगे? तो it's very important to lay the foundation for any child, है ना? तो that's why the first 1000 days are very important in a child's life. तो जो आप उनको तभी इंट्रोड्यूस करोगे, वो उनकी आदतें बनेंगी आगे जाके, वो उनका फाउंडेशन बनेगा आगे जाके, वही चीजें उनको जाके नरिश करेंगी और आप भी एक किस्म का उनको फाउंडेशन दे रहे हैं कि आगे जाके उनका हैबिट फॉर्मेशन कैसे होगा टुवर्ड्स फूड्स। बिल्कुल, प्रीडिस्पोजिशन क्या होगी टुवर्ड्स फूड्स। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अनन्या जी, जो हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है और उसमें सामुदायिक भागीदारी को भी इस बार लिया गया है बड़ी प्रमुखता के साथ, वो कितना अहम है, और CMAM जो प्रोटोकॉल है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, फर्स्ट 1000 डेज में बस मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। लोग कहते हैं फर्स्ट 1000 डेज मतलब क्या, कौन से 1000 दिन काउंट हो रहे हैं? जब से एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जब से मैं कहूंगी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब से आपका बच्चे का कंसेप्शन होता है, उससे लेकर के जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, इसको कहते हैं पहले 1000 दिन। इसी टाइम पर 60 to 70% आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। इसी टाइम पर जो हड्डियां बनती है, इस टाइम पर जो कैल्शियम आयरन रिजर्व्स बनते हैं, वही आपकी फिजिकल ग्रोथ आगे चल के बढ़ाते हैं। वही उसी पर डिपेंडेंट होता है आपके IQ स्कोर्स, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इवन आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट आगे क्या होगा। तो इसलिए 1000 दिनों में जब माँ गर्भवती हो तो उस समय वो क्या खाए, क्या आहार ले, संतुलित आहार ले, से लेकर के बच्चा जब पहले 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, लेकिन 6 महीने से 2 साल की जो अवधि है उसके बीच में क्या भोजन ले रहा है, ये इसको कहते हैं पहले 1000 दिन, जो सरकार का मेन इस बार फोकस है।
आपने बोला कि सी-मैम प्रोटोकॉल, तो सी-मैम प्रोटोकॉल को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना चाहिए कि ये असल में है क्या। सी-मैम प्रोटोकॉल उन बच्चों पर लागू होता है जो कि अपनी हाइट या अपने कद के हिसाब से बहुत ज्यादा पतले हैं, क्योंकि वो बच्चे जो एकदम ही इस तरह के सिवियरली अंडरवेट हैं, उनको दुनिया भर की इन्फेक्शंस लग सकते हैं, इम्यूनिटी एकदम डाउन हो सकती है। ऐसे बच्चे काफी बार खाना भी छोड़ देते हैं और उनको मेडिकल केयर की जरूरत होती है। तो इसमें जो है सरकार ने, महिला बाल विकास मंत्रालय ने और जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका एक जॉइंट प्रोटोकॉल है जिसको सी-मैम प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसके बारे में जागरूकता इसलिए फैलाई जा रही है कि अगर आप जो भी दर्शक हैं, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सिवियरली अंडरवेट है, तो आप तुरंत जाकर के अपने सबसे जो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें दिखाइए। वो इस प्रोटोकॉल के तहत डिटेल में जांच करेंगे कि आपके बच्चे को हेल्थ केयर की जरूरत है कि नहीं। और आपने एक दूसरा बिंदु रेस किया था जन आंदोलन का, बिहेवियर चेंज का। तो ये जो पोषण पखवाड़ा है, ये जो नेशनल कैंपेन्स हैं, ये सब मुझे लगता है कि एक तरीका है सरकार का भी, कि सरकार तो अपना काम कर रही है, आपके तरफ सेवाएं लेकर आ रही है, सिटीजन मॉड्यूल के थ्रू, ऐप के थ्रू आपके हाथों में आपकी इंफॉर्मेशन दे रही है न्यूट्रिशन की, लेकिन न्यूट्रिशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। और कहीं ना कहीं वो जन भागीदारी, वो पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये बात बैठना कि कुपोषण ही हमारी एक कलेक्टिव समस्या है जिसका समाधान हम सबको, सारे इंडियंस को मिलके निकालना है। तो मुझे लगता है कि पोषण पखवाड़ा सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। सोनाली जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, केवल अंडरवेट ही नहीं, ओवरवेट होना भी कुपोषण का एक बड़ा लक्षण है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। किस तरह से इसको भी, अब इसकी पहचान क्योंकि कर ली गई है, तो इस पर भी लगाम लगाई जा सकती है, क्या कुछ ऑप्शंस है? आई थिंक जो मैंने पहले बोला था कि अगर बच्चा ओवरवेट है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है, कभी कभी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, पर आई फील सब कुछ डाइट के ऊपर निर्भर है। तो आप अपने बच्चे को क्या दे रहे, इट ऑल स्टार्ट्स विद हियर, हमारे मुंह में क्या जा रहा है। आप जितना भी एक्सरसाइज कर ले, वो इतना काम नहीं करेगा जितना आप अपने यू स्टॉप ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स। तो फोकस, जैसे मैंने बोला था, हमको सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं जो गलत है। ये नहीं कि हमको क्या खाना चाहिए, बट व्हाट आर वी ईटिंग इन आवर डाइट्स टुडे व्हिच आर रॉन्ग। और आज सबसे बड़ी जड़ बच्चों के लिए यही है, इज शुगर। और शुगर, हमको शुगर में व्हाइट रिफाइंड में ही नहीं आ रही है। हम लोग ब्रेड खाते हैं, उसमें भी शुगर है। हम लोग अपना फरसान खाते हैं, उसमें भी शुगर है। बच्चा आपका कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसमें भी शुगर है। जो ऐसी चीजें हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एंड फोकस ऑन, हम लोग बच्चों को दे क्या रहे हैं जो गलत चीजें हैं, और उनका हम फाउंडेशन क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, और उनको पता हो, उनको बताना भी चाहिए। और ये जो जागरूकता का प्रसार है, सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन सबको मिलकर इस कदम को और सशक्त करना है, तभी इस पर काबू पाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया अनन्या जी, बहुत शुक्रिया सोनाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।